हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 विकास प्रशासन का चैप्टर फर्स्ट, विकास प्रशासन एक विश्लेषण। विकास प्रशासन का परिचय। विकास प्रशासन की अवधारणा की अपेक्षाकृत हाल ही में उत्पत्ति हुई है और यह अनिवार्य रूप से पश्चिमी जड़ों से जुड़ा हुआ है। यह विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के काल में एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इस अवधारणा के विकास में सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति का बहुत प्रभाव था, जिसने सार्वभौमिक सामाजिक आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा दिया। राज्य नियोजित आर्थिक विकास और पूंजीवादी मुक्त बाजार ने उदारवादी दर्शन के विरुद्ध समर्थन दिया। सन 1940 के दशक में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रयासों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू डील एक्ट व 1950 के दशक की शुरुआत में ब्रिटेन की वेब्रिज रिपोर्ट के माध्यम से विकासात्मक सरकार सामने आई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्धग्रस्त यूरोप के पुनः निर्माण के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के रूप में मार्शल योजना को लागू करने तथा एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के इन नव स्वतंत्र देश में विकास कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु विकास शब्द ने गति प्राप्त की। तीसरी दुनिया के देशों ने अपने उद्योगों, कृषि, विद्यालयों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार, चिकित्सा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति के लिए राज्य के नेतृत्व वाली आदेशित आर्थिक विकास की नीति को प्राथमिकता दी तथा मौजूदा चरम स्तर पर फैली हुई गरीबी, असमानता, अज्ञानता, रोग, निरक्षरता एवं सामाजिक विकृतियों को मिटाने का प्रयास किया। इस संदर्भ में विकास प्रशासन विशेषकर राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए लोक प्रशासन की एक शाखा के रूप में उभरा। विकास प्रशासन अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पहला शब्द विकास, इसके व्यापक आयाम हैं। मिल्टन एस्मान ने राष्ट्रीय विकास के लिए 5 लक्षणों की पहचान की। पहला आर्थिक विकास, दूसरा समता, तीसरा क्षमता, चौथा प्रामाणिकता और 5वां सशक्तिकरण। राज्य ने आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय निर्माण को निरूपित करने के लिए विकास की कल्पना की तथा विकास की प्रक्रिया में विदेशी स्रोतों और समर्थन से सहायता लेने के बजाय आत्मनिर्भरता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त प्रशासन शब्द का अर्थ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सामूहिक कार्य करना है। इसे परिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कार्य को पूरा करना है। इसमें 2 शब्दों को एक साथ दिया गया है। विकास प्रशासन का तात्पर्य आर्थिक विकास, समता, कौशल और संस्थानों में सुधार लाना है। सशक्तिकरण जैसे विकासात्मक लक्ष्यों द्वारा सरकार के नेतृत्व में उपलब्धि से है। भारत ने 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया और समकालीन विकास की आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को फिर से डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना की। विकास प्रशासन की उत्पत्ति और विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले विकास प्रशासन की अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं था। भारतीय विद्वान प्रोफेसर U.L. गोस्वामी ने अपनी शोध पत्र द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन में विकास प्रशासन शब्द को गढ़ा। बाद के दशकों में पश्चिमी विद्वानों ने, विशेष रूप से अमेरिकियों ने, इस अवधारणा का विस्तार किया। एडवर्ड W. वाइडनर द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रयास
और बाद में F.W. रिंग्स, जॉन डी मॉन्टगोमरी, फिलिप ई मॉर्गन, जॉर्ज ऑफ गेंट, लुसियन डब्ल्यू पाई और फेरल डैडी द्वारा विकसित और विस्तृत प्रयास किए गए। विकास प्रशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में, विकसित करने में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एडवर्ड विडनर विकास प्रशासन की परिभाषा को पहली बार अवधारणात्मक रूप में व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति हैं। 1950 और 1960 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के एक क्षेत्र के रूप में उभरा। दूसरा, एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर ने अपनी रचना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया में 13 लेखों द्वारा एशियाई विकास प्रशासन के पहलुओं को समर्पित किया। F.W. रिंग्स के 3 प्रसिद्ध रचनाएं थी, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1961 में आई थी। दूसरी, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो कि 1964 में आई थी। तीसरी थी थाईलैंड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी जो कि 1966 में आई थी। में विकास प्रशासन के विकास में योगदान दिया। सुधार के माध्यम से वरिष्ठ प्रबंधकों की प्रशासनिक क्षमता के विकास का वर्णन किया। विकास प्रतिमान का उदय, फर्स्ट पॉइंट है ये। विकास शब्द पश्चिमी मूल से है और इसके लिए वैश्विक सहमति भी प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकास का अध्ययन इतना लोकप्रिय था कि इसने सभी को आकर्षित करने, खुश करने, मोहित करने और सपने दिखाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही इसने दुरुपयोग करने और धोखा देने की शक्ति को भी हासिल कर लिया। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के माध्यम से तबाह यूरोप के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना द्वारा विकास की अवधारणा को तैयार करने, स्पष्ट करने और विस्तृत करने के लिए अकादमिक विद्वानों को प्रोत्साहित किया। विकास के प्रतिपादकों ने विकास को एक आवश्यक शर्त के रूप में पेश किया। W.W. रोस्टो की रचना 1960 में जो कि आई है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास के लिए 5 चरण या मॉडल कह सकते हैं को विकसित किया है। ये हैं, पहला, परंपरागत समाज। कृषि समाज को पर्याप्त शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे प्रौद्योगिकी को विकसित करने की आवश्यकता है। दूसरा, संक्रमणकालीन स्थिति। यह तकनीक विकास बढ़ोतरी के आधार पर पूर्व शर्त शामिल है। तीसरा, टेक ऑफ। यह आत्मनिर्भरता आर्थिक विकास का एक चरण है। चौथा, परिपक्वता की ओर संक्रमण, औद्योगिक और उच्च उपभोग स्तर की शुरुआत होना। और पांचवा है उच्च स्तर का जनसंचार, जब समाज को टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, तीसरी दुनिया में नए राष्ट्र राज्य की स्वतंत्रता। साम्राज्यवाद के युग का अंत होने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका महाद्वीप में नवस्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली शक्ति संतुलन से द्विध्रुवीय विश्व में स्थानांतरित यानी बदल हो गई और विपरीत आर्थिक और वैचारिक विचारधाराओं ने विकास रणनीतियों में अपनी
अवधारणा प्रस्तुत की। दोनों ही मामलों में राज्य एवं उनकी नौकरशाही की भूमिका का विकास रणनीतियों की संरचना, प्रारूप व क्रियान्वयन इत्यादि में महत्वपूर्ण रहे। एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के इन सभी नव स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए विकास प्रशासन के लिए सभी बड़े कदम उठाने होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय। तीसरा पॉइंट है 1950 और 1960 के दशक में विद्वानों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक संरचना और एशिया ने लैटिन अमेरिका के विकासशील समाजों पर अपनी शोध रुचि शुरू की। F.W. रिंग्स एक अग्रणी बुद्धिजीवी थे। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तुलनात्मक प्रशासन समूह के अध्यक्ष के रूप में रिंग्स ने 1950 और 1960 के दशक में तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन को बौद्धिक और संगठनात्मक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने विकास प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ मॉडलों व सिद्धांतों का निर्माण किया, जिन्होंने इस क्षेत्र में विद्वानों के द्वारा विश्वव्यापी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी 3 प्रसिद्ध कार्यों में प्रशासन में अनुभवजन्य एवं तुलनात्मक अध्ययन द्वारा द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में लिखी गई, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964 में लिखी गई, और थाईलैंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी 1966 में प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा रुचि पैदा की तथा उन्होंने अनुसंधान को अधिक विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक, आलोचनात्मक और परसांस्कृतिक बना दिया। विकास प्रशासन की अवधारणा। विकास प्रशासन की अवधारणा अनिवार्य रूप से विवादित है और इस अवधारणा के अग्रदूत एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर ने कहा है कि विकास प्रशासन मुख्यतः एक प्रगतिशील योजना की उपलब्धि की दिशा में संगठन का मार्गदर्शन करने वाली प्रक्रिया के रूप में है, अर्थात यह एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उद्देश्य है जो कि एक या दूसरे तरीके में आधिकारिक रूप से निर्धारित होती है। 1960 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक शाखा के रूप में उभरा, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए आर्थिक नियोजन में राज्य की मशीनरी, विशेषकर नौकरशाही शामिल थी। यह विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों और विकास के उद्देश्य, मौजूदा एवं नए संसाधनों को जुटाना तथा विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कौशल के संवर्धन के कार्य हेतु अधिक चिंतित रहती है। वाइडनर के अनुसार विकास प्रशासन मूल रूप से एक कार्योन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। विकास प्रशासन की अवधारणा का तात्पर्य 2 परस्पर संबंधित शब्दों प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन से है। पहला शब्द प्रशासनिक विकास का अर्थ है विकास और वृद्धि के लिए प्रशासनिक क्षमताओं व दक्षताओं का इन क्षेत्रों में होना, जैसे कि वित्त, व्यक्तिगत लेखा प्रबंधन, टैक्स आदि, तथा संगठनात्मक प्रशासन में विकास योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ
ही शहरी क्षेत्र में भी इन विकासात्मक लक्ष्यों के प्राप्ति करना। दूसरी अवधारणा विकास प्रशासन का उल्लेख करते हुए फराजमंद एक राजनीतिज्ञ हैं। फराजमंद ने ध्यान दिया कि विकास प्रशासन राष्ट्रीय विकास योजनाओं और उसके लक्ष्यों व उद्देश्यों की उपलब्धियों से संबंधित है। दोनों ने एक दूसरे को मजबूत किया और दोनों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासनिक विकास सरकार के पारंपरिक कार्यों से अधिक संबंधित होता है। उदाहरण के लिए किस प्रकार से कानून एवं व्यवस्था को प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाया जाए, जबकि विकास प्रशासन विशेष रूप से विकास योजना इसके निवेश, उत्पादन और प्रतिपुष्टि पर आधारित है। विकास प्रशासन के 7 दशक। विकास प्रशासन के प्रारंभिक चरण में पूरा ध्यान आधुनिकीकरण पर था। पश्चिमीकरण अर्थात विकास के पश्चिमी मॉडल के मार्ग की ओर जाना, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के विकास मॉडल की तरफ। इसीलिए विकास के प्रमुख लक्ष्य पश्चिमी प्रौद्योगिकी एवं मूल्यों का प्रसार थे। इसके साथ साथ आर्थिक विकास को विकास के संदर्भ में परिभाषित किया गया था, जो कि समय की अवधि में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का विस्तार है। मात्रात्मक आर्थिक परिवर्तन जो कि जनता के जीवन की गुणवत्ता में अनुरूप परिवर्तन ला सकते हैं। यह उम्मीद की गई थी कि आर्थिक विकास ही सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाएगा और इससे राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। एक अध्ययन के रूप में विकास प्रशासन ने इस यात्रा की ओर शुरुआत राष्ट्रीय योजना बनाने एवं अल्प विकास को दूर करने के लिए की तथा अब इसने सतत विकास के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। O.P. द्विवेदी ने अपनी रचना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म अंडर डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1994 में विकास प्रशासन की एक विषय वस्तु को रेखांकित किया है। इसने पिछले 7 दशकों में अविकसित विकसित की बहस से लेकर सतत विकास तक की अपनी यात्रा की शुरुआत की। हालांकि हम विकास प्रशासन के इन 7 दशकों को निम्नलिखित चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहले 4 दशकों में विकास प्रशासन 1950 से 1980 के दौरान। विकास प्रशासन के पहले 3 दशकों का वर्गीकरण बड़ी सरकार, राज्य के नेतृत्व की आर्थिक योजना और राज्य की नौकरशाही में भागीदारी व विकास के मार्ग में विकास की रणनीतियों को बनाया गया। ये 2 लक्ष्य थे, आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन। इन वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों में राज्य ने इस कार्य को पश्चिमी आधुनिकीकरण तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षित नौकरशाही को सौंपा। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू डील एक्ट एक उदारवादी कल्याणकारी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रशासन के दौरान आया एवं इसने 1960 के दशक में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की न्यू फ्रंटियर तथा लिंडन जॉनसन की ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम की नीतियों को शीर्ष पर रखा। ब्रिटेन में बेबरेज रिपोर्ट ने 1950 के दशक की शुरुआत में राज्य के नेतृत्व वाले विकास कल्याण की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1960 के दशक को विकास का दशक घोषित कर दिया था और इस बात पर बल दिया गया था कि विकास का लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ साथ ही परिवर्तन भी होना चाहिए। राज्य के नेतृत्व वाले आदेशित अर्थव्यवस्था का दर्शन 1970 के समय तक
जारी रहा। मुक्त बाजार के विचारकों जैसे फ्रेडरिक हैयक, मिल्टन फ्रिडमैन, इयन रैंड और रॉबर्ट नोजिक की भारी आलोचना हुई। उन्होंने अर्थव्यवस्था तथा योजना पर राज्य के नियंत्रण की आलोचना की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोनाल्ड रीगन ने 1970 के दशक में और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने 1980 के दशक में विकास योजना की रणनीतियों को संशोधित किया। उन्होंने उस नीति का पालन किया जिसे लोकप्रिय रूप से राज्य के पीछे हटना के रूप में जाना जाता है। 1980 के दशक को विकास प्रशासन में संकट के काल के रूप में जाना जाता है। 1950 और 1960 के दशक में विकास के पथ पर कई कमियां दिखाई देनी शुरू हो गई थी और राज्य का नियोजित विकास वांछित परिणामों को बढ़ावा नहीं दे सका। भ्रष्टाचार का उदय होने लगा, जिसमें नौकरशाही और राजनीतिक अभिजात वर्ग सीधे तौर पर शामिल थे। विकासशील देशों में काली अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, राज्य कोषीय घाटे को बढ़ाया, जिसने राज्य के विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं को अस्थिर बना दिया। सन 1989 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति, मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक नई आर्थिक व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की, जिसे लोकप्रिय रूप से वाशिंगटन सहमति के रूप में भी जाना जाता है, जिसने कि तीसरे विश्व के विकासशील देशों के लिए आर्थिक सुधार पैकेज के रूप में 10 सूत्रीय रूप से जाना गया आर्थिक नीति को पेश किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्धारित विकास का एक ऐतिहासिक संशोधन और टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर मॉडल था। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था द्वारा दुनिया भर में नियोजित ढंग से व वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े बाजार को वैश्वीकरण शब्द द्वारा बेहतर तरीके से समझा गया। वैश्वीकरण और विकास प्रशासन 1990 के दशक से आगे, 1990 का दशक और उसके आगे का 1990 के दशक में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कई बदलाव हुए। बर्लिन की दीवार का गिरना 1991 में हुआ, सोवियत संघ का विघटन 1989 में हुआ, पूर्वी यूरोप में अचानक सत्ता परिवर्तन होना, वाशिंगटन सहमति जो कि 1989 में हुई। ये सभी घटनाएं एक साथ हुई और इन सभी ने एक मॉडल के रूप में विकास एवं इसके क्रियान्वयन और उत्पादन के विचार को प्रभावित किया। फ्रांसिस फुकुयामा की कृति द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1993 में आई, में उदार राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की जीत तथा उत्तर आदर्शवादी विश्व के आगमन को प्रदर्शित किया। नव उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक ने न्यूनतम राज्य और विकास के मुक्त बाजार मॉडल का पक्ष लिया। उन्होंने सलाह दी कि राज्य व नौकरशाही को विकास प्रक्रिया में अपनी भूमिका सीमित करनी चाहिए। वाशिंगटन सहमति 1989 में तीसरी दुनिया के देशों को संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम चुनने और मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे के मुद्दे को हल करने के लिए अपने आर्थिक सुधार के प्रस्तावों को स्वीकार करने की सलाह दी। मुक्त बाजारवादियों के लिए यह बेहतर आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगा। विश्व बैंक की दस्तावेज शासन और
विकास के शीर्षक में विकास के एक नए मॉडल के लिए कुछ आवश्यक उपायों पर बल दिया गया। सन 1992 में विश्व बैंक विकास के एजेंडे के रूप में सुशासन के प्रस्ताव के साथ सामने आया। इसने शासन को विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया। विश्व बैंक के लिए सुशासन शब्द का अर्थ सुदृढ़ विकास प्रबंधन है। यद्यपि इसने जन भागीदारी, प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण, जवाबदेही, नियंत्रण, मुक्ति, विकास के लिए कानूनी ढांचे, सूचना प्रदर्शित और आर्थिक दक्षता पर बल दिया, लेकिन इस तथ्य को भी स्वीकारा कि राज्य को विकास के नए एजेंडे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस दस्तावेज ने राज्य के साथ साथ विकास के कई अभिकर्ताओं को मान्यता दी। विकास प्रशासन के तत्व। पी.वी. राठौर, एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपनी कृति विकास प्रशासन के तत्वों में निम्नलिखित विकास प्रशासन के तत्वों को पहचाना है। पहला, परिवर्तन उन्मुखी। इस विकास प्रशासन का केंद्रीय संबंध सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से है। दूसरा, परिणाम उन्मुखी। लोक प्रशासन के परिणामों उन्मुखी होना चाहिए। इसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक समयबद्ध अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए। तीसरा, संचार निष्ठ और समर्पण। एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विकास प्रशासन को केवल योजना एवं उसके विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की ओर केंद्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका ध्यान संपूर्ण समाज के बदलाव की ओर होना चाहिए। चौथा, ग्राहक उन्मुखी। विकास प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए। इससे ग्राहकों, नागरिकों की आकांक्षाओं और आग्रह को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग की आवश्यकताओं और इच्छाओं को रणनीतिक तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा है अस्थायी आयाम। विकास प्रशासन की एक प्रमुख बाधा है, जैसे समय। इसे इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि किस प्रकार से नागरिकों की आवश्यकताओं को एक निश्चित समय के अंदर पूर्ण किया जा सके। छठा, योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयास। विकास प्रशासन का तात्पर्य एक संगठित एवं नियोजित विकास की रणनीतियों से है। इसमें नौकरशाही और नागरिकों की भागीदारी के मध्य सहयोग की आवश्यकता होती है। सातवां है लक्ष्योन्मुखी प्रशासन। विकास प्रशासन को लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। आठवां है प्रबंधकीय क्षमता। विकास प्रशासन को विकासात्मक प्रक्रिया के कार्यों में प्रारंभ से अंत तक प्रबंधन के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। इस विकास के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता को बनाना व बढ़ाना चाहिए। नौवां है प्रतिवाद। यह विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह मानव प्रगति के लिए दूरगामी भविष्य को प्राप्त करने की तैयारी करता है। भागीदारी। 10वां, लोगों को विकास के कार्यक्रमों द्वारा केवल लाभ प्राप्त नहीं होता है, वे विकासात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार होते हैं। इसमें वे मात्र केवल विकास के साधन नहीं होते हैं, बल्कि वे विकास के साध्य भी होते हैं। हालांकि विकास प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। 11वां है रचनात्मक तथा नवीनता। ये विकास प्रशासन के दो प्रमुख तत्व हैं।
इन्हें विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से रचनात्मक एवं नवीन होना चाहिए। 12वां है जवाबदेही व उत्तरदायित्व। विकास प्रशासन को उत्तरदायी व जिम्मेदार होना चाहिए। इसे विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन के प्रति अधिक प्रेरित और ऊर्जावान होना चाहिए। 13वां है अतिव्यापी। विकास की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कई औपचारिक व अनौपचारिक संस्थान हैं जो आपस में अतिव्यापी होते हैं। उदाहरण के लिए प्राय नौकरशाही जाति वर्ग समूह और क्षेत्र के साथ अतिव्यापी हो जाती है। हालांकि व्यापन विकास प्रशासन का तत्व है। विकास प्रशासन पर फ्रेड रिंग या फिर FW बोल सकते हैं हम, FW रिंग्स का दृष्टिकोण। FW रिंग्स तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अमेरिकी सोसाइटी के प्रथम बौद्धिक व अन्वेषक थे। उन्होंने 3 मॉडलों का चयन किया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड और फिलीपींस के विभिन्न प्रशासनिक मॉडलों की व्याख्या की। उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन में एग्रिया एक स्थान है थाईलैंड का, और इंडस्ट्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका का के वर्गीकरण की व्याख्या की और एक मिश्रित मॉडल का विकास किया जिसे रिंग्स ने प्रिज्मीय मॉडल फिलीपींस का नाम दिया। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि प्रिज्मीय समाज ही उत्तर औपनिवेशिक समाज है जिसने 1940 और 1950 के दशक में साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की। पश्चिमी शक्तियों ने समाज में शासन किया तथा इन समाजों में शासन चलाने के लिए एक आधुनिक नौकरशाही व्यवस्था को उन पर थोपा गया। रिंग्स ने प्रशासनिक व्यवस्था में पश्चिमी देशों द्वारा थोपे गए संबंधों एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रिज्मीय समाज से जानने की इच्छुक थे। यह लोक प्रशासन कई विकासशील देशों के प्रिज्मीय समाज के अंतर्गत आता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि विकास प्रशासन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की तथा यह सदैव ही अपनी पहचान की तलाश में रहा। इसने विषय के समानांतर विकासात्मक आर्थिक में खुद को स्थापित किया, लेकिन विकास प्रशासन को सदैव ही अपनी पहचान के लिए संकट का सामना करना पड़ा। यह नव स्वतंत्र एशिया और लैटिन अमेरिका में एक तीसरी दुनिया में दार्शनिक व पद्धति के द्वारा लाया गया था, लेकिन रिंग्स द्वारा दिखाए गए सामाजिक आर्थिक अंतर ने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की और अब यह एक दूर का सपना दिखाई देने लगा है। इसके अतिरिक्त इसने मानव व प्रकृति के मध्य संघर्ष के साथ साथ कई अंतर समुदायों और अंतर समुदाय संघर्षों को जन्म दिया है। हमें विकास और विकास प्रशासन की अवधारणा पर नए सिरे से विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।